सारे कोस्टल आइलैंड्स जो हैं इनके ऊपर यह ऑर्डिनेंस लागू होगा। और पहले स्टेज में जो इधर हमें लिखा हुआ है बुड्ढो और बंडल आइलैंड, अब हम तो यही जानते थे, तो महमूद आलम महमूद ने बताया कि इनको नाम भी नहीं पता है इन जजीरों के। ये होता है ना, जब कोई अपने ताकत के नशे में बगैर होमवर्क किए एक आइलैंड का नाम डिंगी है, दूसरे का बुंडल है, बंडाल। हाँ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, वो आपको आता था। ज्यादा बीच में बैठ के प्लीज ना बोले कोई, मैं चुप करके सुनता रहूं। ये इन्होंने ऑर्डिनेंस एक इजरा किया और इन दो को पहले स्पेसिफाइड एरियाज में कर दिया। ये ऑर्डिनेंस हम क्यों कहते हैं गैर आईनी है? एक तो चले ऑर्डिनेंस का इजरा करना, मैं एग्री नहीं करता सरदार शाह से, वो है अगर असेंबली सेशन में नहीं हो, कंडीशंस है आइन में लिखी हुई, वो कंडीशंस पूरी नहीं होती। लेकिन और हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि क्या ऑर्डिनेंस नहीं इजरा कर सकता? ऑर्डिनेंस बिल्कुल इजरा कर सकता है सदर, फेडरल कैबिनेट के कहने पे, फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे, लेकिन एक गैर आईनी ऑर्डिनेंस इजरा नहीं कर सकता। ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी है। गैर आईनी क्यों है? इसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं, टेरिटोरियल वाटर्स means the territorial waters of Pakistan determined in accordance with Territorial Waters and Maritime Zone Act 1976। ये टेरिटोरियल वाटर्स इंपॉर्टेंट है, ये लफ्ज इसलिए कि हम कहते हैं ना कि जमीन हमारी है, ये आइलैंड सिंध की मिल्कियत है, सिंध के लोगों की मिल्कियत है। इसलिए कि जो मैरीटाइम एक्ट है 1976 का, वो टेरिटोरियल वाटर्स को डिफाइन करता है। वो कहता है द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स इज 12 नॉटिकल माइल्स बियॉन्ड द लैंड टेरिटरी एंड इंटरनल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान मेजर्ड फ्रॉम द बेस लाइन। Beyond the land territory and territorial internal waters of Pakistan measured from the baseline। फिर बेसलाइन के लिए वफाक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए कि ये बेसलाइन है, और ये मैं वो पढ़ के लेकिन नक्शा एक दिखा देता हूं आपको। ये पाकिस्तान का कोस्ट है और ये लकीर से ये बेसलाइन बताई हुई है। इस बेसलाइन से भी 12 नॉटिकल माइल्स बाहर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं। अच्छा, जो आइलैंड्स हैं ये तो टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं, हमारे इंटरनल वाटर्स में है। इसलिए कि टेरिटोरियल वाटर्स की इसमें आगे दिया भी हुआ है, वेयर अ सिंगल, इसी कानून में 76 के, वेयर अ सिंगल आइलैंड रॉक और अ कॉम्पोजिट ग्रुप देयर ऑफ कंस्टिट्यूट्स The territory of Pakistan is situated on the main coast. The baseline referred to subsection 3, ये baseline की जो बात बताई, shall be drawn along the outer seaward limit of the such island and rock। रॉक या आइलैंड जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर है, ये सॉरी इंटरनल वाटर्स के अंदर है, हमारा सूबा सिंध का। अब फिर ये आइन आ जाता है। आइन क्या कहता है? आर्टिकल 172(3) और 172(1) जो है वो कहता है any property which has no rightful owner shall, if located in a province, vest in the government of the province and in every other case in the federal government। आगे तू क्या कहते हैं? all lands, minerals, और ये अमेंडमेंट के बाद है। अमेंडमेंट से पहले भी ये आइलैंड्स हमारे थे और उसकी भी मैं बताऊंगा, लेकिन अमेंडमेंट के बाद तो समंदर के नीचे भी जो चीज है वो सूबे की है, इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स में पढ़ता हूं। all lands, minerals and other things of value within the continental shelf। अच्छा, मैं फिर टेक्निकल हो जाऊंगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? हमारा ये बेसलाइन आती है, बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल तकरीबन 1.8 किलोमीटर से 22 किलोमीटर के वो टेरिटोरियल वाटर्स आते हैं। 12 नॉटिकल माइल और जो है वो कंटिन्यूअस हमारी लैंड है, और उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है जो मैक्सिमम 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक जाता है फ्रॉम द बेसलाइन। तो कहते हैं कि जी
subject all lands, minerals and other things value within the continental shelf or underlying the ocean beyond the territorial waters of Pakistan shall rest in the federal government. यानी जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हैं, हमारे इंटरनल वाटर्स जिसमें ये आइलैंड्स मौजूद हैं, ये पर्टिकुलर आइलैंड्स, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स, ये सब समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे सूबे की मिल्कियत है, उसके बाहर फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत है। ये आइन बड़ा क्लियर है। अच्छा, ये आने से पहले 18 कहते हैं ना 18 अमेंडमेंट से पहले भी कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं, और मैं सिंध हाई कोर्ट की, और ये मैं किसी को देखना देख लीजिए, PLD 2014 कराची 414, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, और मैं सिर्फ पढ़ लूंगा, अंडर आर्टिकल, ये दिस इज प्रायर टू द 18th अमेंडमेंट, तब की ये बात है। अंडर आर्टिकल 172(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी ओनरलेस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अ प्रोविंस वेस्ट इन द प्रोविंस, ये तो हो गया। Whereas under Article 172(2) thereof, all lands within continental shelf or under the ocean west in the federal government. The real impact of Article 172 of the Constitution is that any emergence of dry land, whether it becomes part of the mainland of the province or comes into existence in the form of an island, comes under the ownership of the province. And more मैं ज़्यादा डिटेल में जाता, ये कोर्ट जजमेंट्स मौजूद हैं। खैर, ये आ गया, हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि जी ये आपके नहीं है, जजीरे ये सूबे सिंध के अवाम की मिल्कियत है, और ये आप ये ऑर्डिनेंस वापस लें इमीडिएटली। हमने इस लिखने के बाद उनको टाइम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा, और जैसे बताया दोस्तों ने, 18 अक्टूबर के जलसे, जिस जलसे के बाद वो सुनते हैं ना कि घबराना नहीं, उसके बाद जो हुआ है वो घबराहट और बौखलाहट, अब और बहुत से हैं, मैं कहूँगा तो लोग फिर से बात करेंगे, बताऊँगा आपको बातें। ये बौखलाहट का ज़ाहिर किया उन्होंने। उस जलसे में बिलावल साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया कि वेडनेसडे तक टाइम है, तुम ये ऑर्डिनेंस वापस लो, नहीं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ अपनी सूबाई असेंबली को कि इसके ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें, और मैं सेनेट में कहता हूँ कि वो डिसअप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस के लिए सेनेट में रेजोल्यूशन जमा हुई भी है, वो पास करें। फेडरल गवर्नमेंट जो है ना मानी, और ऐसी बातें की गई इधर। मैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूंगा, बहुत बातें हुई हैं कि NOC दे दिया, मैं कैटेगोरिकली कहता हूं कोई NOC नहीं दिया गया, और ये मैं आपको बताऊंगा क्या दिया गया, क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। ऐसी बातें हुई। एक साहब, इज्जत है मुझे उनके लिए, नाम नहीं लूंगा, सूबे में एक आला ओहदे पे फायज है हमारे, कहते इसमें परेशानी की बात है, ये जज़ायर हम इस्लामाबाद तो नहीं उठा के ले जाएंगे, ले जाओ, हिम्मत है 1 इंच जमीन का इधर से ले जाने की, मतलब अकल देखें, कह रहे हैं हम ये इस्लामाबाद तो नहीं ले जाएंगे, इनको यही दिमाग में है कि हर चीज इस्लामाबाद ले जानी हमने। ये बात करते हैं वो NOC, अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्तों ने, मैं आप देखिए, हर एक की अपनी समझ होती है, समझ के बाद हर एक की अपनी नीयत होती है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, अपनी समझ, मैंने बात की ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू। हमें वफाकी, हम दोस्तों ने कहा वफाकी हुकूमत, इस वफाकी हुकूमत जिसने हर मरहले पे, हर मौके पे सिंध के साथ ज्यादती का कोई मौका नहीं छोड़ा, और मैं उन पर भी आज बात करूंगा थोड़ा बहुत। इस वफाकी हुकूमत ने हमें लिखा कि जी हम इन आइलैंड्स पे कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और NOC नहीं मांगी उन्होंने, हमें मांगी नहीं उन्होंने कहा आप कंकरेंस दें अपनी। उन्होंने कहा हम कंकरेंस कंडीशनल दे सकते कि करना क्या चाहते हो, बताओ तो सही। और कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने फैसला किया
कि वाज़ेह तौर पे इन्हें बताया जाए कि ये प्रॉपर्टी हुकूमत सिंध की है, यानी सिंध के लोगों की है। इधर बैठे कैबिनेट मेंबर्स, हमने वाज़ेह कैबिनेट के मिनट्स हैं, हम पब्लिक कर देंगे, वैसे वो नहीं होते, आप देख लीजिएगा। हमने कहा वाज़ेह करो कि ये हुकूमत ये सिंध के लोगों की प्रॉपर्टी है। इट कैन बी मेड अवेलेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट एज पर रूल्स एंड ऑन कंडीशंस टू बी म्यूचुअली अग्रीड, और इस तरीके के कोई अल्फाज है, यानी हमारी चीज है ना, अगर आप कैसी चीज। उसके साथ साथ हमने लिखा कि जो भी प्रोजेक्ट इस पे बनाएंगे आप, जो भी प्लान बनाएंगे, प्लान की इट हैज वो आपने मेक श्योर करना है कि जो लोकल फिशरमैन और लोकल कम्युनिटी है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। ये खत में बाकायदा लिखा गया। लेकिन हमारी चले इसमें कह लें कि एक बार फिर उन्होंने, हम समझे कि शायद एक हमारे साथ अच्छी तरीके से चलना चाहते हैं आगे, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डिनेंस लाया उसको पढ़ने के बाद तो जो सारी चीज़ें थी, मैं एक दो चीज़ें इसमें आपको बता दूं। जो क्या लिखा था हमने, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल्स स्पेशली द फिशरमैन, ये लिखते हैं सेक्शन 45 है इस ऑर्डिनेंस का, इजेक्टमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, यानी ये इन्होंने इसमें लिखा है जमीन हमारी है, जो कि गलत है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द चेयरमैन और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द चेयरमैन may summarily eject any person in authorized occupation of any land or property vested in the authority and may for such ejectment use such force as may be necessary। ये सेफगार्ड कर रहे लोकल्स का इंटरेस्ट। कहते हैं रिमूवल ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा इरेक्टेड और यूज्ड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि जो बिल्डिंग आए जब चाहे आए हम गिरा सकते हैं, और बिल्डिंग को डिफाइन हट धरी देखें, इनकी बेहिसी, जो मैं हमेशा कहता हूँ बेस लोग हैं, बेहिसी देखिए बिल्डिंग को डिफाइन क्या करते हैं, इंक्लूड्स एनी फैक्ट्री इंडस्ट्री बिजनेस फलाना फलाना, वेयर हाउस, आउट हाउस, हट, हटमेंट, शेड, गराज, स्टेबल, वेल और प्लेटफॉर्म, ये सब है ना। किसी का शेड होगा बेचारे गरीब का, कोई हटमेंट होगी, ये सारी बिल्डिंग में आती है, इनको हम इजेक्ट कर देंगे। फिर आगे लिखते हैं जो कि हमने इनसे कहा था कि ज़मीन हमारी है, यानी सिंध हुकूमत की, सिंध के लोगों की है। पावर टू डिस्पोज ऑफ लैंड, द अथॉरिटी में रिटेन और में लीज, सेल, एक्सचेंज, रेंट और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ एनी लैंड वेस्टेड इन इट। लैंड तुम्हें वेस्टेड ही नहीं है, तुम्हारी चीज़ ही नहीं है, तुम आगे बेचने की भी बात कर रहे हो। तो इंस्टेड कि वो हमसे कंसल्ट करते, हमें बताते कि क्या प्लान है, उन्होंने रात के अंधेरे में 2 सितंबर को ये गजट किया, और 1 महीने बाद इनकी बदनीयती वहां से जाहिर होती है ना। ये गजट जब हो जाता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को 1 महीने बाद इन्होंने जाहिर किया, और जब जाहिर किया मैंने आपको बताया विद इन 3 डेज सिंध हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौके पर जवाब दिया। मैं इनके बड़े वफाकी वज़रा ने बड़ी बातें की, ये मैं आपको बता दूं, इनके वफाकी वज़रा में दम नहीं हमसे बात करें। किसी एक ने अभी तक, चले भाई ये हो गया ना, कोई करे, उधर से कहते हैं कि जी फलाना आदमी बात करेगा। मैं क्यों बात करूंगा उस आदमी से जिसको इख्तियार नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार होते, लेकिन इस वक्त तो हमारा इधर कुछ बातें, मैं थोड़े उस अपना हुकूमत को, मैं उम्मीद करता हूँ कि असेंबली भी उसमें हमारे मुझे मदद देगी। वाज़ेह हम बात नहीं करेंगे जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं हो जाता। इस मामले पे कोई बात नहीं होगी। ये ऑर्डिनेंस वापस करें, लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने बदनीयती जाहिर की है, हम अब इस चीज पे बात उनसे नहीं कर सकते। डेवलपमेंट बात की, जो कुछ बात की, मेरा नहीं ख्याल है अब ये हो सकता है। ये बदनीयती नहीं दिखाते। अगर आपको वाकई इंटरेस्ट होता है डेवलपमेंट और लोगों की भलाई का, तो आप 1-1 महीना एक ऑर्डिनेंस जो कि पब्लिक एक कानून है, इसकी इस वक्त लाइफ जो है वो 4 महीने है,
जिसमें से 1.5 महीने से ऊपर गुजर चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी हमने पहले ख़त्म करनी है इंशाल्लाह ताला सेनेट में। मुझे पूरी उम्मीद है, अनफॉर्चुनेटली मैं जो बात है वो कहनी पड़ेगी, फेडरल कैबिनेट में आप लोग दोस्तों की बहुत मेहरबानी, आपने, मुझे उम्मीद है आगे भी साथ देंगे। फेडरल कैबिनेट में उनका नुमाइंदा मौजूद है, ये ऑर्डिनेंस फेडरल कैबिनेट से होके गया है, छुपाया गया है उधर। चलिए, कैबिनेट के मिनट्स तो कॉन्फिडेंशियल होते नहीं जाते, ऑर्डिनेंसेस तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन मेरे पास मिनट्स नहीं हो सकते। अगर मैं माजरत करूंगा, अगर ये बात ऐसे नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन क्या कोई एतराज़ हुआ जब ये ऑर्डिनेंस ले हुआ था फेडरल कैबिनेट में? ठीक है, आपकी ताकत नहीं है, एक है, हम ये भी नहीं कहते कि आपको फेडरल कैबिनेट छोड़ देनी चाहिए, एतराज़ तो करें, मुंह तो खोले। आप बस कहते कि जी ये मुझे मंजूर नहीं है, मुझे नहीं, अगर ऐसा है मुझे बता दें, मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा, दिखा दें मिनट्स में किसी ने इतराज़ किया हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस सूबे से कई वज़रात हैं जिनका ताल्लुक उन पार्टियों से, जिनके कुछ मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पीटीआई के थे फेडरल मिनिस्टर, अभी शहरियार शेर साहब बैठे, मैंने कहा मैं उनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के लिए अपने पार्टी की जो मौक़िफ़, सिंध दुश्मन मौक़िफ़ एक है, उसको भी ठुकराया और इधर बैठे रहे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के दोस्त भी बैठे हैं। अगेन मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बताया कि फलाना साल ये हुआ, फलाना साल ये हुआ, तो इस वक्त जो हुआ है, खड़े हो हमारे साथ कि नहीं खड़े हो? हम हर वक्त खड़े रहे हैं। ये जो बात बता रहे, किसी दिन आरिफ मुस्तफ़ा जतोई को हकीकत बता दूंगा, सिंध हुकूमत नहीं थी उस वक्त, एक इंटरिम गवर्नमेंट थी जब ये बात हुई थी। ये इनको मैं कहता हूँ जितनी नॉलेज है वही अपनी तरफ रखें। तो एक नियति से हमने, उन्होंने जब एक प्रपोजल दिया उसमें सारे सेफगार्ड्स रखे, एनओसी नहीं, हमने उन्हें कहा चले आप प्लान बताएं हमें क्या करना चाहते हैं। उस खत को एक शख्स ट्वीट करता है जिसकी मैंने शक्ल नहीं देखी इस दौरान, बाद में तो एक आध बार शायद मुलाकात हुई जब ये हुआ था, उसको पता भी नहीं है। दूसरा शख्स जो इधर से कहता है कि क्या आइलैंड उठा के हम इस्लामाबाद ले जाएंगे, वो न 3 में न 13 में। लेकिन जी आपने देनी है अपनी स्टेटमेंट्स तक रहे और कुछ नहीं। और हम, जैसे मैंने कहा है कि इस ऑर्डिनेंस को जब तक ये लोग वापस नहीं लेते, हम इनसे इस चीज़ पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हमें असेंबली भी बाउंड कर दे। देखिए, मैं सिंध के लोगों को जवाब दूँ और आपके थ्रू जवाब दूँ, बोथ साइड्स, द ऑपोजिशन एंड द ट्रेजरी। आप मुझे पाबंद करें कि तुम इनसे बात नहीं करोगे, आप पाबंद करें ना करें, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिपाही हूँ। मैं कभी इस सूबे के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं न गया हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला कभी जाऊँगा। पिछले 4 साल से, उससे पहले कायम अली शाह साहब मेरे सीनियर बैठे हैं, कई बार मौके ऐसे हैं, मुझे पता है, जब सूबे के इंटरेस्ट के खिलाफ बात की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप के गाइडेंस पे हमेशा खड़ी रही। इधर से एक आदमी भी, एक शख्स, हमारी बहनें या सारे जो हम मेंबर्स हैं, इस धरती के लिए अपना पसीना, क्या अपना खून बहाएगा, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बड़े बातें हुई किसी के पीछे, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल सूबाई हुकूमत है, सिर्फ बयानों पे मर्जी नहीं करते। हमने क्या किया, बयान नहीं दिया, सबसे पहले काबीना का इजलास बुलाया, हुकूमत का मौक़िफ़ बताया, आज सूबाई असम्बली बुलाई है, सूबाई असम्बली की तरफ से जवाब देंगे। हम अपना आईनी हक, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ कोई जंग नहीं होने जा रही कि आप निकले क्यों नहीं, आप ये क्यों नहीं हुआ। कई लोगों ने कहा अगर निकलना पड़ा, सर कटाना पड़ा, तो हम सबसे आगे होंगे। कोई हमें इस धरती से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला ना समझे, इसलिए कि मैं किसी और
क्योंकि इस धरती से मोहब्बत के ऊपर नहीं करता, आप सबको इस धरती से मोहब्बत है, लेकिन आप मेरी इस धरती से प्यार पे शक ना करें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये हुकूमतें, ये मेंबरशिप्स एक तरफ, हमारी धरती से मोहब्बत हो चुकी, उस पर जब आप लोग शक की निगाह से देखेंगे तो मैं जोर से बोलूंगा। ये मौका है इसलिए बता देता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है सारे लोगों ने तकारीर की हैं, और इस ऑर्डिनेंस जैसे मैंने बताया कि गैर आईनी कैसे है, इन्होंने अपनी अकल जो है उसको भी इस्तेमाल नहीं किया, आइन को नहीं देखा है, टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, बेस लाइन जैसे मैंने कही, तो बेस लाइन के भी अंदर है पितावी साहब, ये आइलैंड्स जो आपने बताया था कि जहाँ से बेस लाइन शुरू होती, जहाँ आइलैंड ख़त्म होते हैं, और वो कोऑर्डिनेट दिए हुए हमने नहीं दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने किए हुए हैं कि भाई ये बेस लाइन इसके अंदर और इससे 12 नॉटिकल माइल बाहर, ये प्रोविंसेस की मिल्कियत है, चाहे जो समंदर के नीचे या समंदर के ऊपर हो, और इससे बाहर जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वफाक की मिल्कियत है, उसको भी उन्होंने बरकरार में। एक पोर्ट कासिम का कहते क्या है कि पोर्ट कासिम की लिमिट्स के अंदर आता है, वो भाई इधर बैठे हैं साले शाह साहब बैठे हुए थे, बैठे हैं, गोरख डेवलपमेंटल अथॉरिटी है ना, वो 3 अजला पे मुश्तमिल है, तो क्या गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी सब पे कब्जा कर ले उन ज़मीनों पे, उसको वही ज़मीन मिलेगी। पोर्ट कासिम को जो ज़मीन सिंध गवर्नमेंट ने बेची है वो उसकी है, उसके बाहर उसके लिमिट्स, हमारी सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की लिमिट्स मुकर्रर होती है, लेकिन ज़मीन सिर्फ वो होती है जो सिंध हुकूमत से उनको ग्रांट हो, चाहे वो मुफ्त में हो चाहे पैसों पे हो, अदरवाइज वो सिंध गवर्नमेंट की होती है, या वो ज़मीन कोई एक्वायर करते हैं किसी प्राइवेट पार्टी की, जस्ट बिकॉज उनकी जुरिस्डिक्शन ये बनती है वो ज़मीन उनकी नहीं हो जाती। और कई कोर्ट्स के जजमेंट्स इस पर मौजूद हैं, लेकिन इनको समझना नहीं है कोई भी चीज़। मैं ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए 1-2 चीज़ें और बहुत ब्रीफली से, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं जिक्र करूँगा। 2 साल से ऊपर हो गए इस फेडरल गवर्नमेंट को और हमें सूबे में रहे, आप लोग सब और काफ़ी लोग, मेरी ट्रेजरी साइड के भी, अपोजिशन के भी बातें बहुत होती हैं। 2 साल में इन्होंने 1 रुपए का इजाफा नहीं किया अपने रेवेन्यू में। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। जो 2017-18 में जो हमें पैसे दिए गए थे फेडरल डिफेंसिबल पूल से, 18-19 में उससे कम दिए, और 2019-20 में 2017-18 जितनी दी, यानी 2 साल में लिटरली 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। बातें बहुत इनसे करवा लो, जितनी बातें आपको ऐसे दिखाएंगे कि पता नहीं पाकिस्तान, वो एक कुछ दिनों पहले जो एक पहले हमारे इस मुल्क के ख़जाने के मुहाफ़िज़ थे, उन्होंने लिफ्ट पे चढ़ रहे थे कि भाई लिफ्ट जा रही है, पहली मंजिल पे चढ़ जाओ नहीं तो रह जाओगे, दूसरी मंजिल पे चढ़ जाओ, वो साली बेसमेंट से भी नीचे चली गई लिफ्ट, लेकिन उनको कोई एहसास नहीं लोगों का। महंगाई, अल्लाह माफ़ करे जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 2018 में जब इनकी हुकूमत आई थी, चीनी महंगी हो के भी, उससे पहले और कम थी, 55 रुपया किलो थी, अब कितनी है? 180 में मुझे दिला दो भाई, 105, 110 रुपए किलो, 110 रुपए डबल हो गई 2 साल में। और कहते घबराना नहीं, घबराना नहीं, गरीब आदमी घबराए नहीं तो क्या करे। गंदम, मुझे हैरत है, हम सरप्लस हुआ करते थे, इस वक्त एक वफाकी वजीर गंदम के जहाज पहुंच गए तो शादियाने बजा रहे थे, वो गंदम आ गई, गंदम आ गई। मैं उनको देख रहा हूं, टीवी को देख रहा हूं कि ये कर क्या रहा है। जो मुल्क सरप्लस था, जो आज से 1 साल पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे गंदम,
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2008 में जैसी हुकूमत आई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, गंदम की हमने जो प्राइस थी, सपोर्ट प्राइस थी, वो बढ़ाई हमने लिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सारे एफर्ट्स पूरे मुल्क में लिए गए। हम गंदम में सरप्लस हुआ करते थे आज से 1-1.5 साल पहले तक। अब हम इंतजार कर रहे हैं, जहाज़ों पे नज़र है। गंदम में आपको फिर से बताता हूँ क्या हुआ है। अच्छा, कोई चीज़ कहो जी शुगर कम हो गई, सिंध हुकूमत, गंदम जो है उसकी कीमत बढ़ गई, गंदम मुहैया नहीं है, सिंध हुकूमत, पेट्रोल नहीं मिल रहा, सिंध हुकूमत, गैस नहीं है जो कि सिंध हुकूमत। तो भाई सिंध हुकूमत, इतना ही तुम लोग मजबूर हो, निकलो इधर से। हम तुम्हें बताते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी तुम्हें बताते हैं कि हुकूमत कैसे चलती है। गंदम कहते हैं कि जी शॉर्ट है। शॉर्ट कहाँ पे? ये नंबर देख लें आप लोग, हमारे दोस्त रह चुके हैं फूड मिनिस्टर, जरा आपको मैं खुद दे दूंगा, वो नंबर्स देख लें। हमारी कंजम्पशन से ज्यादा गंदम की पैदावार हुई इस साल। हमारी जो कंजम्पशन थी, अब नंबर्स थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, वो 25 मिलियन टन थी और हमारी पैदावार तकरीबन 26 मिलियन टन है। नंबर्स थोड़ा बहुत फ्रैक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं। गंदम गई कहाँ? जुलाई के महीने में आप भी रह चुके हैं, या कभी जुलाई में कहा जाता है कि यार, बल्कि जून में कहा जाए हमें कि गंदम रिलीज करो। भाई हुकूमतें गंदम प्रोक्योर करती हैं इसलिए कि जैसे ही हमारा गंदम की फसल कटती है, वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद होती है, जब वो ख़त्म होना शुरू होता है ताकि प्रॉफिटियर्स गंदम की कीमत ऊपर ना ज़्यादा कर दें, तब हुकूमत एक सब्सिडाइज रेट पर रिलीज़ करती है ताकि मैच हो सके। जून के महीने में, अप्रैल मई में हमारी गंदम की प्रोक्योरमेंट ख़त्म हुई, जून के महीने में कहते रिलीज़ कर दो, हमने नहीं की रिलीज़। और फिर वो सिंध हुकूमत गंदम गई कहाँ? उनके वफाकी वजीर नेशनल असेंबली में बैठ के कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि 6 मिलियन टन गई कहाँ। ये आप सबने सुना होगा, 6 मिलियन टन कहाँ गई? यार यहाँ तो होड़ की हुई है किसी ने, यहाँ स्मगल हो गई है, और कोई तो तरीका नहीं है ना। गंदम आदमी रख के क्या करेगा? जब जरूरत होगी वो बेचेगा। इस शॉर्टेज, आर्टिफिशियल शॉर्टेज को क्रिएट किया। गंदम बाहर से जो मंगाई है, वो यूक्रेन वाली गंदम एक बार पहले एक और हुकूमत ने भी मंगाई थी, मुझे याद है 6.5 लाख टन मेरे ख्याल मंगाई थी नंबर। और वो यूक्रेन वाली गंदम जो थी लोग खाने के लिए तैयार नहीं थे। अभी भी यही है इशू। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बैठे फूड मिनिस्टर साहब, जो शॉर्टेज इसलिए कि सूबा सिंध सरप्लस नहीं है गंदम में, पंजाब से गंदम आती है। इस वक्त उल्टी गंगा बह रही है हर तरफ, इसलिए कि पंजाब से कहीं निकल गई आगे गंदम। वो यूक्रेन वाली गंदम को हमें मिक्स करके चलाना पड़ेगा, अदरवाइज लोग खा नहीं सकेंगे। ये सारी चीजें उनको कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो बेहिस है बिल्कुल अवाम की तकालीफ से। यहाँ उनको ये ऊपर वाला चेम्बर खाली है बिल्कुल। ये जो है आपको बताया गंदम का इशू, पेट्रोल का क्राइसिस, दुनिया भर में कीमतें नीचे गई, इधर कीमतें ऊपर गई। इन्होंने पहले कम कर दी कीमतें। जब कीमतें कम थी तो मार्केट में पेट्रोल दस्तयाब नहीं था, यानी पेट्रोल मौजूद, जिस दिन कीमत बढ़ाई मार्केट में पेट्रोल आ गया। मतलब ये कंट्रोल है आपका, और ये फेडरल गवर्नमेंट है। ये किसी तरीके से इस फेडरल गवर्नमेंट ने ना सूबों का ख्याल रखा है ना अपना, केपेबल नहीं है। इनसे उम्मीद रखना बेकार है। इनकी, जैसे मैंने बताया ना, इस 3 महीने में, पिछले साल के तो मुझे नंबर इस वक्त 245 बिलियन थे शायद टोटल, मैं भूल गया जो शॉर्ट मिले थे हमें। इन 3 महीनों में, यानी पहला क्वार्टर, 65 अरब रुपए कम दिए इन्होंने हमें। एनएफसी का जो हमारे शेयर बनना है, भाई इधर जो मेंबरान है, आपकी एक तनख्वाह है, या जो लोग काम करते हैं, आपको अगर कहा जाए कि जी इस महीने में आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह है, तो आप 10,000 रुपये ही देंगे ना।
आपको कहा जाए नहीं जी इस साल 5,000 ले लो, ये इस तरीके से हुकूमत चल रही है फेडरल गवर्नमेंट। सूबा सिंध को 65 अरब रुपए कम मिले 3 महीने में से। इस सूबे के लोग अपना हक चाहते हैं, कोई एहसान नहीं चाहते। अगर तुमसे नहीं होता कलेक्ट, हमारा अपना सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, इन 3 महीनों में तकरीबन 16% ग्रोथ हुई है, उनकी 2.5-3% ग्रोथ हुई है, जो डिसमल परफॉर्मेंस लास्ट ईयर थी उससे। दो हमें, हम तुम्हें बताते हैं कैसे कलेक्शन होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा आइन, हमारा कानून, जो मेजॉरिटी टैक्सेस है वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हैं। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है आपसे, हमारी रिजल्ट्स बहुत बेहतर है, आप ये टैक्सेस हमें ट्रांसफर करें। ये बैठे हैं मिनिस्टर साहब, आज से 4 साल पहले तकरीबन 6 अरब रुपए एट सोर्स काट लिए, अब जाके उन्होंने ऑर्डर पास किया कि हमने गलत काटे। 6 अरब रुपए सूबे के 30 जून को काट लिए, और हमें वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जाओ असिस्टेंट डायरेक्टर के पास, जाओ तुम असिस्टेंट कमिश्नर के पास, उधर से कोर्ट में जाओ, 4 साल घुमाते रहे। हमने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आपके लिए ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि आइन कहता है कि सूबे की मंजूरी के बगैर वफाक इधर बात करते हैं, ये सूबे पे ये कंट्रोल कर लेंगे, सूबे का इंतजाम ये संभाल लेंगे, उनके टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं, उनसे नहीं होते। हमने जब मना किया कुछ दिनों में ठीक हो गए। मतलब हम वो काम नहीं, और बड़ा नेगेटिव लोगों ने कहा जी सिंध हुकूमत ने बगावत कर दी, सिंध हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट करने से मना कर दिया। क्या करे, इसके अलावा ज़बानी समझ नहीं आती। तो मैंने बताया एक इशू, कुछ मेंबरान ने उसका जिक्र भी किया, बड़ा अनफॉर्चुनेट। मैंने बताया ना कि 18 अक्टूबर को हमारे शोहदा का दिन होता है, 18 अक्टूबर 2007। स्पीकर साहब आपको अच्छी तरह याद होगा, इधर सब जो दोस्त बैठे उनको अच्छी तरह याद होगा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क में आई, एक अजीम शान जुलूस में वो कायद आज़म की मज़ार पे बाग जिना में उसी ग्राउंड में जलसे से खिताब करने जा रही थी, और रात को 12 बजे के करीब एक धमाका हुआ जिसमें हमारे तकरीबन 177 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हमारे लिए वो क़यामत से कम का दिन नहीं था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी बहादुरी सबको पता है कि घबराई नहीं, अगले दिन अस्पतालों में जाके अपने लोगों से मिली, जो शोहदा थे उनके घर गई। उस दिन से फिर हमने शहीद मोहतरमा को 27 दिसंबर को खो दिया। हर साल हम 18 अक्टूबर को यहाँ जलसा करते हैं, यहाँ रैली निकालते हैं, अपने शोहदा को याद करते हैं। हमने इस साल भी जलसे का प्रोग्राम था, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उन्होंने कहा कि जी हम अपने प्लेटफॉर्म से शोहदा को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, और जो मुल्क में जुल्म ढाया हुआ है वफाक ने, उससे सबको आगाह करना चाहते हैं। 18 अक्टूबर को, और हमारे करीबी साथी आज उनके लिए दुआ भी की, राशिद रब्बानी साहब, उनका इंतकाल कुछ दिनों पहले हुआ था, उनकी याद में भी चेयरमैन साहब ने कहा कि जलसा उनकी याद के लिए भी होगा। एक अजीम शान जलसा होता है, उस अजीम शान जलसे के बाद एक घबराहट छा जाती है इनमें। घबराहट में ये बुखलाहट का शिकार होते हैं। पहले तो थानों में जाके, इधर जाके बड़बड़ाहट शुरू कर दी इन्होंने, हकलाहट आ गई इनके अंदर, जो बोल रहे थे उनको खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर प्रेशर देना शुरू किया, और तरीके से पुलिस को, और सबने देखा ये अब वाज़े हो चुका है। जब
पुलिस ने अपना किरदार सही अदा किया और कहा ये एफआईआर नहीं होगी, जाली मुकदमा बनाया। हाँ, अगर कायदे-आज़म की मज़ार के लिए हम सबको इज्जत है, अगर कोई चीज़ उधर हुई थी आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू, लॉ के थ्रू कर सकते थे। और ये नहीं पहली बार तो नहीं हुई ना, ये पीटीआई वाले कई बार इधर आके पता नहीं क्या शो जो है शोर हंगामा करके गए और उसकी वीडियोस मौजूद है। खैर, जाली मुकदमा बनाना, कायदे-आज़म की मज़ार को विटनेस करके, शाहिद बना के, ये बताएं कहाँ की, पता चला किसका था? इधर थे बैठे हुए, उठ के चले गए। एक मफरूर आदमी, कहते मुझे पता ही नहीं मफरूर था, उसके साथ बाकी लोग अरेस्टेड है, ये गायब था। एक मफरूर आदमी को लेके आए, एक मुकदमा जाली दर्ज कराया, और जो फिर पुलिस को जिस तरीके से प्रेशर किया गया, पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ। जिक्र कर दिया था, हमारे मेहमान देखें, सिंध की धरती अपने मेहमानों का, अगर आपके घर पे खाना अपने लिए नहीं होता ना पूरा, अगर एक रोटी है तो वो भी आप मेहमान को खिलाते, आप खुद नहीं खाते। ये सिंध मशहूर है मेहमान नवाजी में। हमारे लिए वो शर्मिंदगी का मकाम कि हमारे मेहमान आए हुए, उनके साथ किस तरीके से पुलिस के ऊपर अनड्यू प्रेशर डाल के, और ये सब सादगी अभी वो कमेटियां बन गई हैं उस पर, और उन्होंने वो मुकदमा दर्ज कराए और एक गैर महज़ब तरीके से ये सारी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगी चीज़ कि किसने क्या किया है, अरेस्ट करते। हम शर्मिंदा हैं, हम पूरी सिंध धरती, हम तो कभी अगर दुश्मन भी मेहमान आता है उसको भी सर आंखों पे बिठाते हैं, घर आए के साथ पुलिस ने अपने इंस्टीट्यूशन के साथ लॉयल्टी दिखाते हुए एक्शन लिया, और उससे हमने ऐलान किया एक मिनिस्ट्रियल कमेटी का, आज उसकी तश्कील होकर और इंशाल्लाह नोटिफाई कर देंगे रात तक या कल सुबह कर देंगे। आज इधर बिजी हो गया तो मैं फाइनल करके आया था, और फिर चीफ आर्मी स्टाफ ने भी इसका नोटिस लिया, उन्होंने भी कहा है कि इंक्वायरी कराएंगे। ये इसी दौर में हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में। आपने वीडियोस देखोगे, पुलिस वाला उसके साथ जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है। हमने तो, हम ऑपोजिशन में भी रहे हैं, हुकूमतों में भी रहे, थानों में हमें भी उठा के ले जाया गया, थानों में हमने भी अपने वकला के ज़रिए अपना मौक़िफ़, लेकिन इस तरीके से जो है अल्टीमेटम्स एक वफाकी वज़ीर देते हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, जो सारी चीज़ एक हुआ था ना, रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ तो हम ऐसी तैसी में, मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलवा लूँगा क्या काबीना में? चीफ सेक्रेटरी और आईजी फेडरल काबीना के नीचे नहीं है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम है। और मुकदमा जो जाली, मैं जाली, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे है मालूमात उसके बारे में, वो शाम को 7 बजे, मतलब उस अल्टीमेटम से 8 घंटे पहले जाली मुकदमा दर्ज कराते हैं, ज़बरदस्ती। इसकी इंक्वायरी होगी, कोर्ट्स भी देखेंगी, वो मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इनको कोई अपनी अकल नहीं है, पता नहीं क्या क्या बयान देते थे। वो शख्स
जो एक गंदम में खुद कफील मुल्क हो, नेट एक्सपोर्टर हो, उसमें जब गंदम के बाहर से जहाज आए और बगले बजाए और शादियाने बजाए और खुश हो, उसकी अकल को मैं क्या कह सकता हूं। अफसोस का दिन था उस दिन कि उसने ये किया। और बहुत सारे, अभी एक और मैंने थोड़ी देर पहले देखा, एक और कह रहे हैं कि जी ये सारा मिली भगत है हुकूमत की। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। मैंने उस वक्त भी कहा था, इधर यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप पुलिस फोर्स और पुलिस की इज्जत का ख़ास ख्याल रखेंगे और जो लोग हैं उनको बेनकाब कराएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये इंक्वायरी जोन किस पे होगा। ये टाइम मैंने काफ़ी लिया, मैं इसकी काफ़ी दिनों बाद हुआ था। मैं फिर एक बार बिफोर आई फाइंड अप, irrespective of what our friends have said, it's not your fault. I do not want to say more, but perhaps it's lack of knowledge. Some of you have remained on this side. By this side I'm meaning some of you have remained with Pakistan People's Party. Your seniors have given their sweat and their blood to Pakistan People's Party. Don't doubt Pakistan People's Party and its love for the motherland. ये सबसे बड़ी गलती आप करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ख्याल नहीं करेगी, किसी चीज़ अपने धरती तक जब बात आएगी तब हर चीज़ को एक तरफ कर देगी। ये बहुत क्लियर है, पहले भी कहने को दोबारा कह रहा हूँ। मैं irrespective of what you've said, I am grateful to you that you've participated today. You've shown your love for the motherland, not like the empty benches, the people who left, who I'm not calling traitors. मैं गद्दार नहीं कहूँगा उनको, बट मुझे उनके इस धरती से मोहब्बत पे शक जरूर हो गया आज। कुछ कह रहे हैं शक तो पहले था, यकीन हो गया। तो आप लोगों का शुक्रिया, खास तौर पे हमारे टीएलपी के दोस्त, जीडीए वाले दोस्त, पीटीआई के शहरियार शर साहब जी, वन एंड ओनली छा चवंदा आहिनि हिकिड़ो लखां जो मटाइल आहे, ईअं कुझु आहे न। सो इंशाअल्लाह ताला हाणे असां तव्हांजी पार्टी तव्हांजी उन ते पर तव्हां हिकिड़े इशू ते आया आहियो गॾु असां सां, ऐं उन ते असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार बि आहियूं। ऐं असां तव्हांजी उन ते तव्हांखे तव्हांजी महिरबानी कयूं था। साईं, टू एंड, जैसे मैंने पहले कहा था, ये हिस्टोरिक मोमेंट है। मैं चाहूँगा कि हम सब जो हैं, कुछ दोस्त इधर, मुझे एक दो दोस्त ने कहा था कोई इमरजेंसी थी चले गए, लेकिन these people on both sides should be counted properly, that they stood for the motherland. In time of crisis हमने बाकी चीज़ें पीछे छोड़ी, ये सबकी बातें की, बाकी चीज़ें पीछे छोड़ी, लेकिन अपने धरती से मोहब्बत के लिए हुकूमत या महमूद आलम या अमूद की जो रेजोल्यूशन है उसमें साथी महमूद आलम साहब, आपकी जो ये रेजोल्यूशन है इसकी मैं हुकूमत सिंध की तरफ से भरपूर तायीद करता हूँ और ये डिमांड करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से। और मैं एक और भी आपसे चाहूँगा, दो इस रेजोल्यूशन में नहीं है लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि हम नेशनल असेंबली और सेनेट के हर मेंबर से, इसलिए पूरे पाकिस्तान वाले जाते हैं, उसको भी हम ख़त लिखें आपकी तरफ से, अगर आप लोग इजाज़त देंगे, कि इसको कहें हम स्पीकर, नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट। इसलिए वो लोग के पास इख्तियार है, उन लोगों के पास इख्तियार है कि हुकूमत का एक गैर आइनी ऑर्डिनेंस डिसअप्रूव करके उसको ख़त्म कर सके, जड़ से उखाड़ के फेंक सके। हम सबको लिखेंगे एक ख़त के जी कि अगर आप लोग इजाज़त देंगे असेंबली की तरफ से, ताकि पता चले कि कौन किस तरफ है। चाहे वो, मैं अगेन ये नहीं कहूँगा सिर्फ सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग आइन का तहफ़्फ़ुज़, आइन के लिए के साथ वफादारी का हलफ हर एक ने उठाया। आप सबकी मेहरबानी, जैसे मैंने कहा, स्पीकर साहब एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ
कि इस रेजोल्यूशन की भरपूर तायद की जाए और हमारे सिंध हुकूमत के हाथ और मजबूत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Okay, now I move this resolution to the House. Those who are for the resolution may say aye.